हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, ये क्या चीज़ है? केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में, उस रिएक्शन की रेट के बारे में और उस रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में। सो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर मैकेनिज्म के बारे में बात करना है रिएक्शन की, तो सबसे पहले रिएक्शन तो पता होनी चाहिए कौन सी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और वो किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंजप्शन, मतलब कितना टाइम कोई रिएक्शन लगाती है उसके बेसिस पर हम टाइप पढ़ेंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है अपने पास वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो विद इन अ सेकेंड पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन विच कम्प्लीट्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इज़ नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन। और जनरली ये कौन सी रिएक्शंस होती है? आयनिक रिएक्शंस होती है, जैसे कि Ag प्लस सी एल माइनस सी एच करके AgCl बना लेगा, H प्लस OH माइनस सी एच करके H2 बना लेगा। तो ये आयनिक रिएक्शन है और ये विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? वेरी फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है वेरी स्लो रिएक्शन। तो जो वेरी फास्ट एक सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो रही है, तो वेरी फास्ट वो रिएक्शन होगी जो कि इन्फानाइट टाइम लेगी। ठीक है, तो रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन इन्फानाइट टाइम नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी है? इसके एग्जांपल है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग सालों सालों लगता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेफाइट से डायमंड का बनना, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका कंप्लीट डिके, वो पूरी तरीके से कितने टाइम में ख़त्म होंगे ये हम नहीं बता सकते, कि वो इन्फानाइट टाइम में रिएक्शन होती है। इसलिए इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट आता है अपने पास में मॉडरेट रिएक्शन, जो कि हम पढ़ते हैं। मॉडरेट रिएक्शन जो कि फाइनाइट टाइम में पूरी हो जाती हैं, रिएक्शन विच कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, उसको क्या बोलेंगे अपन? मॉडरेट रिएक्शन। और जनरली जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वो सारी मॉडरेट होती हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, N2O5 एक्सेट्रा। ये सारी रिएक्शंस किसके अंदर आती हैं? मॉडरेट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये तो था टाइम कंजप्शन के बेसिस पे। दूसरा बेसिस आता है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके बेसिस पर दो तरह की रिएक्शन होती है। फर्स्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में पूरी होती है। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, जो SN2 रिएक्शन होती हैं वो एक ही स्टेप में पूरी होती हैं, तो इनको बोलेंगे अपन एलिमेंट्री रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन जो होती हैं, जो एक से ज़्यादा स्टेप में पूरी होती है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, तो इनको हम बोलेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये था पूरा रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट आता है सबसे पहला टॉपिक, अपना काम का जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन, मोल्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये चारों चीज़ें किसकी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, मोल्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? साइन से अगर मैं डिनोट करूँ इसको, तो रेट जो होगा R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल C अपॉन डेल T, जहाँ पे C हमें कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है, T हमें टाइम बताता है, और डेल मतलब चेंज, कितना चेंज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो R का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल C अपॉन डेल T, और ये हमेशा क्या आएगा किसी भी रिएक्शन के लिए? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन ले रखी है A से B। T इक्वल्स टू 0 पे A का जो कंसंट्रेशन था वो A0 था, और B तो शुरुआत में 0 रहेगा। फिर आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा A कम होएगा, तो A0 माइनस एक्स, ये बढ़ेगा कितना? X बनेगा। अब अगर मुझे A का कम होने का रेट पता करना है, तो मैं कैसे पता करूँगा इसको? माइनस में डेल A बाय डेल T। यहाँ माइनस क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि A क्या है? रिएक्टेंट है, और B क्या है? प्रोडक्ट। तो A तो टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म होगा, और B टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो माइनस डेल A बाई डेल T ये क्या है? ये क्या बताता है हमें?
इट इज़ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब ए के ख़त्म होने की रेट। और इसी तरीके से प्लस डेल बी बाई डेल टी अगर मैं लिखूं तो ये बताता है हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब बी के बनने की रेट। अब यहाँ पे प्लस और माइनस हमें क्या बताते हैं, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि जो ए है वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और सॉरी माइनस साइन, और प्लस साइन हमें इंडिकेट करता है कि जो बी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हम ऐसा होता भी है, टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है वो कम हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट है वो बनते जाएंगे। ठीक, अब अगर इसकी वैल्यू निकालूँ मैं डेल ए बाई डेल टी की, तो माइनस डेल ए बाई डेल टी की क्या होगा, डेल मतलब चेंज, तो माइनस में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसनट्रेशन कितनी थी, ए नॉट माइनस एक्स थी, ये दिख रहा है आपको, तो ए नॉट माइनस एक्स यहाँ पे रख दिया मैंने, और इनिशियल कितनी थी, ए नॉट, तो ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, यहाँ से एक्स एक्स कट गया, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, तो रेट मैंने बोला था हमेशा कितनी आती है, पॉजिटिव आती है, तो माइनस डेल ए बाई डेल टी कितना है, एक्स बाई टी। इसी तरह से डेल बी बाई डेल टी निकालूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एक्स इनिशियल ज़ीरो, देन एक्स माइनस ज़ीरो अपॉन टी, दैट इज़ एक्स अपॉन टी, तो बी का बनने का रेट क्या होगा, एक्स अपॉन टी। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं यहाँ पे, प्लस डेल बी बाई डेल टी एंड माइनस डेल बी माइनस डेल कंसनट्रेशन बाय डेल टी क्या होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन की तरफ। ठीक, रेट लॉ एक्सप्रेशन की तरफ, तो इसको समझने के लिए मुझे एक जनरल रिएक्शन लेनी पड़ेगी। वो रिएक्शन मैंने ले रखी है, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी से गामा सी प्लस डेल्टा टी बन रहा है, और इसमें जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो सेम फेज़ में है, मतलब ये सारे क्या हैं, गैसियस फेज़ में मैंने ले रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा क्या है, कोफिशिएंट हैं, ए बी सी डी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। ठीक, अब इस रिएक्शन का मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस डी ए बाई डी टी, 1 अपॉन बीटा माइनस डी बी बाई डी टी, 1 अपॉन गामा डी सी बाई डी टी एंड 1 अपॉन डेल्टा डी डी बाई डी टी। और ये जो बॉक्स है ये हमें बताता है किसको, कंसंट्रेशन को, तो कंसंट्रेशन का टाइम के साथ में चेंज, यही रेट ऑफ रिएक्शन था, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए कम हो रहा है, मतलब ए के कम होने की रेट है, तो इसको मैं आर ए से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो इसी रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए के कम होने की रेट डिवाइड बाय अल्फ़ा, तो आर ए बाय अल्फ़ा। इसी तरह से बी के कम होने की रेट मतलब आर बी बाय बीटा इक्वल्स टू आर सी बाय गामा एंड इक्वल्स टू आर डी बाय डेल्टा। तो इस तरीके से भी हम इसको फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और इन सब में एक चीज़ बहुत मज़ेदार है जो अपने को पता होनी चाहिए, क्या है कि ये सारी जो रेट्स हैं ये किसके बराबर है, आर ओ आर के बराबर, लेकिन ये आपस में बराबर हो इस बात की, ये बात ज़रूरी नहीं है। मतलब आर सी अपॉन गामा इक्वल्स टू आर डी अपॉन डेल्टा ये बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, मैंने क्वेश्चन से समझेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको ये क्या बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो टू डिफाइन द रेशियो, टू डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मस्ट बी गिवन। बैलेंस क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब जगह क्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है, तो बैलेंस होगी तभी तो मैं ये लिख पाऊंगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम करके देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इनिशियली क्या क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इनिशियली 2 मोल ऑफ N2 एंड 6 मोल ऑफ H2 आर प्लेस्ड इन अ मूवेबल सिलेंडर पिस्टन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर। 10 लीटर उसका पिस्टन का वॉल्यूम है और N2 के 2 मोल और 6 मोल H2 के प्लेस किए हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, 10 मिनट के बाद 1 मोल N2 जो है H2 के रिक्वायर्ड मोल के साथ रिएक्ट करता है और NH3 बनाता है, और इसी बीच में क्या होता है कि वॉल्यूम जो है हाफ हो जाता है, पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमें पूछा है माइनस में डेल N2 बाई डेल टी मोलैरिटी पर टाइम और माइनस डेल N2 बाई डेल टी मोल्स पर टाइम, यूनिट का ध्यान रखना है अपने को यहाँ पे। तो हमें क्या पूछा है, सबसे पहला वाला देखते हैं। फर्स्ट, माइनस में डेल N2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी किस में पूछा है, मोलैरिटी पर टाइम में, तो मोलैरिटी ही रखेंगे यहाँ पे। तो ये जाएगा माइनस में N2 की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस N2 की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1, मतलब 10 मिनट के बाद था तो 10 माइनस 0 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब देखो माइनस N2 का फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल मोल कितने थे 1, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है अपने पास हाफ, तो पहले वॉल्यूम 10 था, फिर वॉल्यूम कितना हो गया 5, फिर माइनस 2/10, पहले 2 मोल थे और 10 इसका क्या था वॉल्यूम था, डिवाइड बाय 10, तो यहाँ से जो ऊपर वाली टर्म है वो तो 0 हो गई, तो फर्स्ट का आंसर आ गया अपना प्लस 0, और यूनिट कितना मोलैरिटी पर टाइम। ठीक, सेकेंड हमसे पूछा है
सेकेंड इक्वल्स टू माइनस में डेल N2 बाय डेल टी मोल्स पर टाइम, तो मोल्स में कर लेंगे आप इस बार, तो माइनस फाइनल मोल कितने हुए 1, इनिशियल मोल कितने थे 2, डिवाइड बाय टाइम कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 मोल्स पर टाइम। इस तरीके से हम किसी भी तरह की रेट निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। N2 + 3H2 2NH3, ये रिएक्शन दे रखी है अपने को और दे रखा है इफ़ डेल NH3 बाय डेल टी, मतलब NH3 के बनने का रेट हमें दे रखा है 3.4 × 10⁻² ग्राम पर लीटर सेकेंड। रेट डेल सी बाय डेल टी होती है और सी जो होता है वो कंसनट्रेशन होता है। कंसनट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर सेकेंड। तो जो रेट होती है वो हमेशा किस यूनिट में होनी चाहिए मोल पर लीटर सेकेंड में, लेकिन हमें दे रखा है ग्राम पर लीटर सेकेंड में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पूछा क्या है इसमें, टू फाइंड माइनस डेल H2 बाय डेल टी किसमें ग्राम पर लीटर सेकेंड में और रेट ऑफ द रिएक्शन किसमें मोल पर लीटर सेकेंड में। तो हमें H2 के कम होने की रेट पता करनी है और दे रखा है NH3 के बनने की रेट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो रिएक्शन मुझे दे रखी है उस रिएक्शन का मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लूँगा। तो ROR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस में डेल N2 बाय डेल टी या DN2 बाय dt, है ना। डी से लिख देते हैं, चलो मैंने डी से बताया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, बड़े चेंज और छोटे चेंज के लिए होता है। तो माइनस में DN2 बाय dt इक्वल्स टू 1/3 माइनस DH2 बाय dt, ठीक है, और इसको भी डी ले लेते हैं अपन, ठीक, और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 DNH3 बाय dt। ये तो हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हमें क्या दे रखा है DNH3 बाय dt दे रखा है ना, इसको ले लेते हैं डी। हमें दे रखा है DNH3 बाय dt, ठीक, DNH3 बाय dt हमें दे रखा है, ठीक। तो इसको सबसे पहले मुझे क्या निकालना है DH2 बाय dt, तो सबसे पहले मैं इसको बराबर कर दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बराबर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस में DH2 बाय dt इक्वल्स टू 1/2 DNH3 बाय dt, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस DH2 बाय dt इक्वल्स टू 3/2 DNH3 बाय dt। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे DNH3 बाय dt रखो और आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राम पर लीटर सेकंड में, ये भी ग्राम पर लीटर सेकंड में, लेकिन ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे गलत। यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी है, सबसे पहले क्या करना है, जो DNH3 बाय dt दे रखा है, कितना दे रखा है वो 3.4 × 10⁻², ये दे रखा है ग्राम पर लीटर सेकंड में, इसको मुझे मोल पर लीटर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा NH3 के अणुभार से इसको मॉलिक्यूलर वेट से इसको क्या कर दूँगा डिवाइड इंटू 10⁻², ये किस में हो जाएगा अब मोल पर लीटर सेकंड में, ठीक है ना, मोल पर लीटर सेकंड में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इन्वर्स, इस तरीके से लिख देते हैं इसको, ठीक है, मोल पर लीटर मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड में आएगा, सेकेंड इन्वर्स नहीं आएगा। ये आ गया अपने पास DNH3 बाय dt, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो अब मैं वैल्यू रखूँगा तो यहाँ आएगा माइनस में DH2 बाय dt इक्वल्स टू 3/2 × 2 × 10⁻³ अब ये किस में आएगा मोल पर लीटर सेकेंड में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बच गया यहाँ पे 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड, लेकिन हम क्योंकि इसमें चाहिए था ग्राम पर लीटर सेकेंड में, तो इसको वापस से हम कन्वर्ट कर देंगे। तो माइनस DH2 बाय dt इक्वल्स टू कितना हो गया 3 × इसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो 3 × 2 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर सेकेंड, तो कितना हो गया 6 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर सेकेंड, ठीक है, माइनस DH2 बाय dt। तो ये वाला एक आंसर आया अपना। उसके अलावा अपन से क्या पूछा था ROR, तो ROR को तो बिल्कुल किस में कन्वर्ट, ROR को मोल पर लीटर में ना, तो ये रहा अपने पास मोल पर लीटर। तो यहाँ पे मैं ROR इक्वल्स टू करूँगा 1/2 × DNH3 बाय dt इंटू मोल पर लीटर सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 × 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ROR अपने पास आया 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना दूसरा आंसर निकल के आया और ये अपना पहला आंसर निकल के आया। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात क्या हमें समझ में आई कि
जो ग्राम पर लीटर सेकेंड है उसको हमेशा किस में कन्वर्ट कर देना है, मोल पर लीटर सेकेंड में, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है अपने पास टाइप्स ऑफ रेट। रेट कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होती है? अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन किसी टाइम इंटरवल में पूछते हैं तो उसको बोलते हैं अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको डिनोट करते हैं किससे? डेल से, डेल बाय डेल टी। ठीक है, डेल कंसनट्रेशन बाय डेल टी। ठीक है, ये इंटरवल की भी होती है। अब इसको समझने के लिए एक ग्राफ लेते हैं। एक रिएक्शन ली मैंने, ए से प्रोडक्ट, और ए के बारे में कंसनट्रेशन और टाइम के बारे में हमने ग्राफ बना दिया है। तो ए जो है शुरुआत में कुछ कंसनट्रेशन होगी और टाइम के साथ धीरे धीरे ये कम होगा, तो ग्राफ इस तरीके से नीचे यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, मैंने T1 टाइम पे जो कंसनट्रेशन ली है उसको मैंने यहाँ ले रखा है C1, T2 टाइम पे जो कंसनट्रेशन ले रखी है उसको टाइम ले रखा है मैंने C2, और इनिशियली कंसनट्रेशन C0 है। अब मुझसे पूछा है माइनस डेल ए बाई डेल टी, माइनस लगाऊंगा क्योंकि ए टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा। माइनस डेल ए बाई डेल टी पूछा है मुझे किस इंटरवल में, 0 से T1 में। तो 0 से T1 में तो T1 फाइनल कंसनट्रेशन हो जाएगा, तो माइनस फाइनल कंसनट्रेशन कितना, C1, T1 पे कंसनट्रेशन कितनी है, C1, माइनस इनिशियल C0 अपॉन T1 माइनस 0। तो यहाँ माइनस को अंदर ले जाऊँगा तो C0 माइनस C1 अपॉन T1 हो जाएगा। ये 0 से T1 इंटरवल में। इसी तरह से 0 से T2 इंटरवल में पूछें तो माइनस में C2 माइनस C0 अपॉन T2, तो C0 माइनस C2 अपॉन T2 ये हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हमें T1 से T2 इंटरवल में पूछे तो एवरेज, तो ये जो रेट निकल रही है सारी क्या निकल रही है अब, एवरेज। तो T1 से T2 में पूछे तो T2 पे कंसनट्रेशन कितनी थी, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और एक माइनस अंदर लगा हुआ है, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1, ये रेट निकल के आ जाएगी। और ये सारी की सारी रेट क्या है अपने पास, एवरेज रेट है ए के कम होने की। ठीक, इसी तरह से सेकंड है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट होती है किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हमसे रेट पूछ ले तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। जैसे कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, ठीक है, उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगेन वही रिएक्शन ले लेता हूँ, उसमें ए के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। अब ए के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, अब मुझे सपोज़ इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मुझे रेट पूछी है, तो कैसे निकालूंगा मैं, माइनस डी ए बाई डी टी। ये इसको डी से डिनोट करते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि ये स्मॉल चेंज के लिए होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, और T1 टाइम पे पूछा है तो वो किसके बराबर होता है, वो इस पॉइंट पे, इस T1 पॉइंट पे, इस ग्राफ पे मैं कोई पॉइंट लूँ P, इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचूंगा उसका जो स्लोप होगा वही मुझे क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट को बताएगा। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, है ना। तो y बाय x होता है, y पे जो वैल्यू होगी और x पे जो वैल्यू होगी, तो y पे वैल्यू कितनी है C1 और x पे वैल्यू कितनी है T1, तो C1 अपॉन T1 ये हमें क्या बताएगा, पॉइंट P पे इंस्टेंटेनियस रेट को ये हमें बताएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है एक नोट पॉइंट। नोट पॉइंट वही रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है, अल्फा ए बीटा पी से गामा सी और डेल्टा डी बन रहा है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 से ज़्यादा या फिर फ्रैक्शनल आ रही है तो ये जो रिएक्शन है ये हमेशा क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगी। ठीक है, ये याद रखना है ना। क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट पॉइंट अपने को याद रखना है ये। ठीक, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखते हैं वो देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन इज़ वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहले लाइन तो ये है कि ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही वैलिड होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक, अब लेकिन अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हों तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने एक रिएक्शन ले ली है, ए प्लस बी, इससे सी बन रहा है। अगर मुझे इसका आर ओ आर लिखना है तो वो प्रोपोर्शनल किसकी होगा, ए की कंसनट्रेशन इंटू बी की कंसनट्रेशन। एक्टिव मास क्या होता है, कंसनट्रेशन ही होता है एक तरीके से कि पावर 1, इसकी भी पावर 1, क्योंकि इनका कोफिशिएंट कितना है, 1 and 1। अब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा के ए बी, और ये जो इक्वेशन आई है इसको हम बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेट लॉ इक्वेशन, जिसमें के जो है हमें बताता है किसको, रेट कांस्टेंट को। इस तरीके से हम रेट लॉ लिखेंगे किससे, लॉ ऑफ मास एक्शन से। ठीक, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ एलिमेंट्री रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन एलिमेंट्री मतलब एक ही स्टेप में, और वो भी रिवर्सिबल, दोनों तरफ चल रही हो। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, 3a प्लस बी से 3c बन रहा है,
इसमें फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट K1 है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट K2 है। तो अगर मुझे R फॉरवर्ड लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, K1 A²B, और अगर R बैकवर्ड लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, K2 C³। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में सीख चुके हैं कैसे लिखते हैं। और इक्विलिब्रियम पे हमें पता होता है कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर होती है। और इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे R नेट लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगा, R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड मॉड के अंदर, क्योंकि रिएक्शन की रेट कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें दे रखा है 2A + B से 3C, फॉरवर्ड के लिए K1 और बैकवर्ड के लिए K2 कांस्टेंट है। हमें पूछा है फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। मतलब मुझे रेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे अपीयरेंस आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, क्योंकि C तो बन रहा होगा। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C हमसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं R नेट लिखूँगा। तो R नेट तो रिएक्शन की रेट है, तो R नेट क्या होगा, R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड, ये होगा R नेट। ठीक है, इक्वल्स टू 1/3 dC/dt होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन से। रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर इस रिएक्शन की लिख लूँ तो मैं क्या लिखूँगा, R इक्वल्स टू, अगर मैं फॉरवर्ड जाती हुई रिएक्शन के लिख रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ, माइनस में 1/2 dA/dt इक्वल्स टू dB/dt इक्वल्स टू 1/3 dC/dt, ये लिखूँगा। तो इस R को मैंने इसके बराबर कर दिया, और ये R किसके बराबर होता है, R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड के। ठीक है, अब R फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे अपन, फॉरवर्ड आएगा, क्या आएगा, R फॉरवर्ड मतलब इसके लिए A और B क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। तो ये आ जाएगा K1 A² इंटू B, ये तो हो गया फॉरवर्ड, और बैकवर्ड लिखूँगा तो K2 C का क्यूब, ये हो गया R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। तो और यही R नेट के बराबर है। ठीक है, R नेट के बराबर है, और यही किसके बराबर होगा, 1/3 dC/dt के, और हमसे क्या पूछा था, dC/dt। तो यहाँ से dC/dt जो है हमारा आंसर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे को, ये हो जाएगा K1 A² B माइनस K2 C³ ये अपना आंसर निकल के आएगा। इन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व हमें करना है। ठीक है, अब सपोज़ ये तो एलिमेंट्री थी, सपोज़ हमें 2 स्टेप में रिएक्शन दे दे, 2A + B से 3C, हमसे पूछा है माइनस dC/dt इस बार। ठीक है, माइनस dC/dt, सॉरी प्लस dC/dt हमसे पूछा है। और यहाँ पे तीसरी रिएक्शन और दे रखी है, 2C से D + E बन रहा है, और इसके लिए जो कांस्टेंट है वो K3 है। तो सबसे पहले मैं dC/dt पहली रिएक्शन के लिए जो मैंने ऊपर निकाला था वो निकाल लेता हूँ। वो कितना आएगा, 3, क्या आएगा, 3 K1 A² B। ठीक है, 3A1 K² B, इसको हटा देते हैं यहाँ से, माइनस K2 C³ ये था। और अगर मैं दूसरी रिएक्शन के लिए dC/dt लिखूं तो dC/dt क्या लिखूंगा मैं, dC/dt सेकेंड रिएक्शन के लिए K3 dC/dt, मतलब ये रिएक्शन पीछे चलती हुई दिखेगी, मुझे पीछे चलती दिखेगी। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए R लिख लेता हूँ, क्या आएगा, अगर पीछे चलती हुई दिखेगी तो रिएक्टेंट हो जाएंगे, तो माइनस में dd/dt इक्वल्स टू माइनस de/dt इक्वल्स टू 1/2 dC/dt। तो यहाँ से dC/dt क्या आएगा, 2 इंटू R, तो 2 इंटू D और सॉरी E ये आ जाएगा। और हमें प्लस dC/dt, तो हम क्या करेंगे, इस 1 और इस 2 को ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 यहाँ से ये अपने पास टोटल आ जाएगा dC/dt, ये अपना आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है अपने पास रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सपोज़ ये रिएक्शन जो दे रखी है मुझे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैं जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है इसको देख के नहीं लिख सकता हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो जो रेट आएगा उसका आएगा कि a⁴x b⁴y, और इसको रेट लॉ इक्वेशन बोलेंगे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट अपने पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्यों ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पे जो पावर मैंने लिखी है x और y, इनका सम,
इनका सम ही किसी रिएक्शन के लिए क्या आता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो इट इज़ द सम ऑफ पावर विच रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन रेट लॉ इक्वेशन. जैसे मैंने रेट लॉ इक्वेशन लिखी ये जनरल, तो R इक्वल्स टू के एक्स वाई. तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा रिएक्शन के लिए वो क्या होगा, एक्स और वाई, जिसमें एक्स मुझे बताता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, और वाई मुझे क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी. ठीक है. ऑर्डर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो थ्योरेटिकल हमसे पूछे जाते हैं. वो क्या है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, मतलब हमें पहले से ही बता के रखते हैं कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है. ठीक है. ऑर्डर कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी. एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है. जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन, सपोज यही वाली एलिमेंट्री रिएक्शन ले लेते हैं अपन, 2A + B से C, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3, और इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका सम भी कितना आ रहा है, 3. तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर द रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ऑब्वियसली, क्योंकि एक स्टेप में पूरी होती है. ठीक. नेक्स्ट आता है अपने पास मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन में जो एलिमेंट्री स्टेप होता है उस एलिमेंट्री स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं उसको बोलते हैं अपन मॉलिक्युलरिटी. सो इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ओनली. ठीक है. जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही क्या होती है, डिफाइंड. किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है. ठीक है. सो इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्युलरिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में कोई भी मॉलिक्युलरिटी नहीं निकलती. क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेप के लिए ही काउंट होती है. ठीक है. ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा. किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो क्या होता है, सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. जैसे कि सपोज ये रिएक्शन दी हुई है. अब देखो मैंने एक नोट पॉइंट लिखवाया था अभी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 3 से बड़ी या फिर क्या होती है, 3 से बड़ी या फिर फ्रैक्शनल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अब इसको अगर मेरे को मॉलिक्युलरिटी निकालना है इसका, मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगी. अब ये एलिमेंट्री को रिएक्शन बन चुकी है, तो इसका अगर मेरे को मॉलिक्युलरिटी निकालना है तो 2 तो ये A है और एक B है, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी आएगी इसकी, 3. ठीक. तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्युलरिटी को ऑर्डर के बराबर बोल सकते हैं यहाँ से. ठीक. नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक रेट लॉ दिया हुआ है, रेट इक्वल्स टू K A⁻½ B⁻1. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शनल आ रहा है. तो ये जो रेट है किसी न किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ही होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स. क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1/2A + B, इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा. तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शनल. और जब भी फ्रैक्शनल आती है तो जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स. तो ये जो रेट लॉ लिखा हुआ है ये मस्ट भी किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का लिखा हुआ है, इसलिए डी आंसर इसका आएगा. ठीक. नेक्स्ट आता है अपने पास सूडो ऑर्डर रिएक्शन. सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से ज़्यादा होती है. सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच मॉलिक्युलरिटी इज़ ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शन. इसका एग्जांपल है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में. तो इसका रिएक्शन लिख के देखते हैं. एस्टर ये दे रखा है अपने को, यहाँ पे H2 एक्सिस में है और H+ एसिडिक मीडियम, ये क्या बनाएगा, एसिड और अल्कोहल. अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखूँ तो क्या लिखूँगा, रेट लॉ इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखूँगा, R इक्वल्स टू K. जनरल अगर मैं लिखूँगा तो CH3COO2H5 × H2. लेकिन ये इसमें क्या होता है, जो एक्सिस में होता है उसको हम इस रेट लॉ में नहीं लेते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, R' इक्वल्स टू K' CH3COO2H5, जहाँ पे K' की वैल्यू K × H2 के बराबर है. H2 को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि H2 जो है क्या है, एक्सिस में है. एक्सिस में है तो इसकी जो कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन. इसलिए हम H2O को एक कांस्टेंट मान के चलते हैं और उसको K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. इसलिए हम इस रिएक्शन का जो रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे. और ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसलिए इसका ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता. ठीक है. रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस कांट इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता है. तो अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूँ तो क्या आएगा, 1, 2 नहीं आएगा. ठीक है. इसको नहीं लेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1. ठीक. तो इस तरीके से ये आज का लेक्चर था केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर. अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.